नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि इन दोनों के बारे में बताया था, और ये संधि का लास्ट वीडियो है। इसमें हम विसर्ग संधि के जो महत्वपूर्ण नियम हैं उन पर चर्चा करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसको 4-5 मेन नियम होते हैं, अगर वो ही हम ध्यान से याद कर लें तो हमें एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिएगा, विसर्ग संधि क्या है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार माने परिवर्तन, तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, नी के आगे विसर्ग है, नी प्लस आहार क्या बन गया? ये निराहार। यानी विसर्ग है नी में और आहार ये एक स्वर है। उसके बाद देखिएगा, मन प्लस हर, तो ये विसर्ग है और विसर्ग के आगे एक व्यंजन है। पहले में स्वर था और इसमें व्यंजन है, तो इसका बन गया मनोहर। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 1 के बारे में। देखिए, यदि विसर्ग से पहले ए को छोड़ करके अन्य कोई स्वर आए, यानी देखिए ये विसर्ग है और इस विसर्ग से पहले ए को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर आए, इसमें देखिएगा ए नहीं है, तो कौन सा स्वर है इसमें? ई है, यानी ए नहीं है। उसके आगे तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए। तीसरा, चौथा, पांचवा आप समझते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ढ है, तो इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा हो जाएगा? ग, घ, ढ। जैसे च, छ, ज, झ, य, तो इस वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग कौन सा होगा? वर्ण ज, झ, य। इस प्रकार से अंतस्थ वर्ण यर, लव या अन्य कोई स्वर आए तो विसर्ग का र हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में देखिएगा आप, नी प्लस गुण, तो इसका क्या हो जाएगा? निर्गुण। नी प्लस आहार, तो विसर्ग से पहले ए नहीं है, ए के अलावा कोई अन्य स्वर हो तो उसका क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। तो निराहार, निराशा, नी प्लस अपराध, निरपराध, नी प्लस धन, निर्धन, दू प्लस अवस्था, तो इसमें देखिएगा इस विसर्ग से पहले क्या है? ए नहीं है, बाकी कोई भी स्वर हो और प्लस विसर्ग के बाद में कोई स्वर भी हो सकता है, और ऊपर हम पढ़ चुके हैं अंतस्थ वर्ण हो या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, तो इसका क्या हो जाएगा? विसर्ग का र हो जाएगा। दुरावस्था, देखिए ये दुरावस्था जो वर्ड है ये शब्द शुद्धि के अंदर भी आता है, और शब्द शुद्धि में ज़्यादातर इसको लिखाया जाता है दुरावस्था, जो कि गलत होता है। दुरावस्था नहीं होता, दुरावस्था होता है। यानी विसर्ग का र हो जाएगा। इसके अलावा मात्रा में और कोई चेंज नहीं है, ये मेन चीज़ है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है दो प्लस दिन, दुर्दिन। अब देखिए, एक इस विसर्ग संधि के नियम का अपवाद भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, पुन प्लस जन्म यानी पुनर्जन्म। अब देखिए ये अपवाद क्यों है? क्योंकि मैं विसर्ग संधि का अभी जो आपको दूसरा नियम पढ़ाने वाला हूँ, उस नियम के अनुसार यदि विसर्ग से पहले ए हो तो उसका ए और विसर्ग इन दोनों का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जबकि इसके अंदर हमने र ही लगाया है, ऊपर पुनर्जन्म किया है, ना कि पुनोजन्म किया है। हमने क्या किया? पुनर्जन्म। तो ये इस विसर्ग संधि के नियम का एक अपवाद है, ये आपको ध्यान में रखना है। यजु प्लस वेद, यजुर्वेद। इसके बाद में पढ़ते हैं नेक्स्ट नियम। अब देखिएगा नियम नंबर 2 क्या है, इस चार्ट में देखिए। इसमें मैंने ये बताया है कि अगर विसर्ग से पहले ए हो, और पहले नियम में क्या था? विसर्ग से पहले ए नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो, और इस नियम में विसर्ग से पहले क्या हो? ए हो, और इसके बाद में वही तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, ग, घ, ढ, ज, झ, य, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, या अंतस्थ वर्ण हो या उष्म वर्ण हो। अगर ये सब आए तो इस ए का और विसर्ग दोनों का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यही मैंने नियम में बताया है। यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण आए
तो ए और विसर्ग दोनों का ओ हो जाता है। और पहले नियम में क्या था, ये मैंने लिखा, आपको सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई स्वर की मात्रा हो तो रे हो जाएगा, और अगर विसर्ग से पहले ए हो तो वो ओ हो जाएगा, ए से ओ। ये आप ध्यान में रखिएगा, दोनों नियमों का सार यही है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मन प्लस जय, मन प्लस जय है। अब इसमें देखिए आप, विसर्ग से पहले ए है, क्योंकि नय का अगर हम नय को अलग करें, नय व्यंजन जो है, तो नय हलंत प्लस ए, ये इसका होगा। तो मन प्लस जय, तो ए और विसर्ग दोनों का क्या हो जाएगा, मनोज। यश प्लस दा, यशोदा। मन प्लस हर, मनोहर। मन प्लस योग, मनोयोग। रजय गुण, रजोगुण। देखिए विसर्ग जो होता है वो हमेशा है की ध्वनि देता है, जैसे यश है, मन है, तो इस प्रकार से इसमें रजय है, विसर्ग हमेशा है की ध्वनि देगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें आप। इसके बाद हम पढ़ते हैं हम नेक्स्ट चीज़। नियम नंबर 3 क्या है कि अगर विसर्ग के बाद में च और छ हो तो श सलगम वाला बन जाएगा। विसर्ग के बाद में अगर ट और ठ हो तो श षटकोण वाला बन जाएगा, और अगर विसर्ग के बाद में त और थ हो तो स समानता वाला बन जाएगा। पहले एग्जाम्पल में देखते हैं। विसर्ग देखिए, निस प्लस च, नीक विसर्ग है, विसर्ग के बाद में यहाँ क्या है, च, तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, श सलगम वाले में। निश्चय हो गया। इसमें देखिएगा विसर्ग के बाद में ट या ठ, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या है, ट है, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, श सलगम वाले में। सलगम वाले में नहीं, षटकोण वाले में। अगर विसर्ग के बाद में त और थ हो तो स समानता में बदलेगा। मरु प्लस थल, तो देखिएगा विसर्ग के बाद में त या थ में से एक वर्ड है, किस में बदल जाएगा, श, मरुस्थल में। इसी प्रकार से हरि प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र। उसके बाद में हम बात करते हैं नियम नंबर 4 के बारे में। यदि विसर्ग के बाद में रे वर्ण आए, ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद में कौन सा वर्ण है, रे है, तो विसर्ग से पहले लघु मात्रा को दीर्घ कर देंगे और विसर्ग का लोप हो जाएगा। कैसे, नी प्लस रज। इस एग्जाम्पल में देखिएगा विसर्ग के बाद में रे है, ये रे, बिल्कुल रे है, तो विसर्ग से पहले लघु मात्रा यानी नी छोटी है, इस नी को बड़ा कर देंगे और विसर्ग हटा देंगे। नी को बड़ा किया और विसर्ग हटा दिया, क्या बन गया, नीरज। नी प्लस रस, तो क्या हो गया, इसमें रे है और छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा कर दिया और विसर्ग हटा दिया, नीरस। निरोग, निरोग देखिए शब्द शुद्धि में भी आता है। कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और छोटी नी को कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। निरोग में हमेशा नी बड़ा आता है, तो क्योंकि निरोग का मतलब होता है जो स्वस्थ रहना, आयु लंबी हो, आयु हमेशा बढ़े, तो बढ़े के लिए ज़्यादा हो, हमेशा लंबी हो, तो इसलिए हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है। ऐसा करके याद रखिएगा। नी प्लस रोग, तो विसर्ग हटा दिया और नी की मात्रा बड़ी कर दी, निरोग। तो ये विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण नियम थे और इनके एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं सारी संधि के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो मॉडल पेपर आपके सामने रखूँगा और डिटेल में हम इन पर बात करेंगे। देखिए अभी मेरे साथ साथ आप इनको जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए इनको। ऐसा नहीं है कि अभी आपका बिल्कुल जैसे अभी एग्ज़ाम आया हुआ ही नहीं है तो आप इनको बिल्कुल ध्यान ही ना दें, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिस हिंदी व्याकरण को अगर आपने लापरवाही में लिया तो हिंदी नुकसान करवाने में 1 सेकंड का समय भी नहीं लगाती है। इसलिए ये नियम ऐसे हैं जिन पर आपकी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है और नियमितता सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपकी पढ़ाई में रेगुलरिटी बनी रहेगी और आप थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो कल को आप कहीं और भी पढ़ते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान में भी मान लीजिए आप कोचिंग करते हैं, तो भी अगर आपका पहले से कुछ पढ़ा हुआ है तो ही आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इनके नोट्स बनाइएगा, इनको फेयर कीजिए और मेरे साथ जितनी मेहनत कर सकते हैं अभी इस टाइम कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।